एक वक्त होता है जब माँ बाप अपने हाथों से बेटी को खुद रुखसत करते हैं और मेरे ख्याल में जो बेटी के ऊपर सबसे भारी लम्हा वो होता है जब उसने अपनी माँ को खुद रुखसत करना होता है। She wasn't a sugar patient. She wasn't diabetic. मगर वो 800 प्लस था। कोविड और जो स्टीरॉइड्स का इनटेक था और ड्रिप्स थी, शायद उसकी वजह से वो इतना ट्रिगर कर गया। इतने अरसे तक वो एम्बुलेंस की आवाज़, क्योंकि ज़ाहिर अक्सर आपको सुनने को मिलती है, तो वो हॉन्ट करती है आपको। हॉन्ट करती है और अभी तक भी जब आवाज़ आती है तो वही दो मंजर जो हैं वो और बड़ी बुरी तरह एक दफ़ा दिल धड़क जाता है कि चूंकि उनको हेमरेज हुआ था नानी को, तो वो बार बार कहती थी मेरे सर को ऊपर कर दो, ऊंचा कर दो। अब वो मुझे आवाज़ ही आती रहती है और याद आता रहता है। मगर फिर वही बात है ना, ये तो फॉर लाइफ है। आप चलते फिरते हैं, दिन गुजार रहे होते हैं, जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर वो जो अंदर चक्कर चल रहा होता है ना, और किस किस वक्त में आपको क्या याद आ रहा है और आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता चल सकता। तो आप अपने बच्चे को देखते हैं तो फिर ही आप चीज़ों को भूल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो सहारा होता ही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, सहारे के बगैर नहीं। और ये तो सबसे बड़ा सहारा है। अमरीन जी, कोई बात जो आपको लगता है कि अनकही रह गई, आप कह नहीं पाई, शायद आपको मोहलत मिलती या वक्त का अंदाज़ा होता तो आप उनको कह देती? बातों से बहलाऊं, माथे को सहलाऊं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाऊं। कैसे कहूँ ये बात, एक शरेआन से निकला हूँ और ज़ीज़ को हो गई बात। मंजर यूं फिसले, घड़ी में वक्त ने करवट बदली, हिंद से बह निकले कुछ भी हाथ न आए। जितने भी मैं जतन करूं अब हाथों को फैलाए, संगत खत्म हुई, सारी बातों की एक बात है, मोहलत खत्म। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर री जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर री जुल्फ़कार डिजिटल और सिलसिले का नाम है गल सुन नी माए मेरिए। और आज हम एक और वालदा से मुलाकात करेंगे जो ख़ुद भी वालदा हैं और ज़ाहिर है उनकी वालदा के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन, ये शायरा भी हैं, अदीब भी हैं और भी बहुत कुछ हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, थोड़ा सा तारुफ आप अपना खुद करवा दें। ये सारा मुश्किल काम है, बाकी बातों से ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि शायर हूँ, अदीब हूँ, मुहक्किक हूँ और मुतरजिम हूँ, तराजिम भी किए, और पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ। जेंडर स्टडीज़ में पीएचडी है मेरी, 9 कुतुब शाया हो चुकी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हम अमरीन जी अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हम दोनों में एक सिमिलैरिटी, और वो ये कि हम दोनों ने अपनी वालदा को जो खोया वो उस एक जालिम बीमारी आप कह लें, और जो वबा थी कोविड, उस दौरान हमने अपनी वालदा को खोया। तो हम कुछ जानना चाहेंगे कि वो वक्त कैसा था? बहुत तकलीफ दह वक्त था, उसमें से दोबारा गुजरना पड़ता है जब उसकी बात हो। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आप चूँकि खुद इसी से गुजरी हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हैं। असल में कोविड शुरू हुआ जब मेरी प्रेगनेंसी तीसरे महीने में थी, और आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, डॉक्टर हैं, कि इस उम्र में जब मैंने कंसीव किया 40 में, तो इसको प्रेशियस प्रेगनेंसी कहते हैं। और पहला बेटा मेरा पैदा हुआ, तो तीसरा महीना था जब कोविड शुरू हुआ। तो एक मुसलसल एक खौफ, फियर और एहतियात का सारा माहौल था। और जब बेबी आया तो जाहिर है कि एक इंतहाई खुशी का मौका था, और उसके आने के बाद 6, 7, 8 महीने जो थे वो बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार। मुझे याद है एक दफ़ा मैं अम्मी की तरफ ही जा रही थी और एक छोटा सा मैंने वीडियो क्लिप बनाया। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में बज रहा था और नहर पे आते हुए ये क्लिप बनाया।
बस उसके बाद मेरा दिल नहीं किया कि मैं कभी उस गाने को सुनूं, और मैंने उस मोमेंट में ये फील किया था आफ्टर बिकमिंग अ मदर माई सेल्फ कि शायद अब हर चीज़ अपनी जगह ठिकाने से। मगर जोयान 7-8 महीने का था जब कोविड हो गया, मुझे भी, अम्मी को भी, सब लोगों को। और अम्मी तो ठीक थी, बल्कि वो जो सीआरपी लेवल होता है गालिबन, वो मेरा तो बहुत ही खौफनाक था। और जोयान वो 17 दिन मुझसे अलग भी रहा दूसरे कमरे में। और मेरे जो हस्बैंड है सजाद बलूच, ज़ाहिर है उन्होंने देखा उस दौरान उसको भी और मुझे भी, सबको। अम्मी अपने घर में थी, मैं अपने घर में थी, तो उनसे बात भी होती रहती थी, हम सब रिपोर्ट्स भी एक्सचेंज करते थे। और फिर अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि डिलीरियम है या इस तरह की कोई कैफियत है, मगर जो वाइटल्स चेक करने चाहिए थे वो नहीं चेक किए गए। जब उस डिलीरियम में वो ज़्यादा देर रही और हमने एक अस्पताल से उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया, मुझे ज़ाहिर है कि अस्पतालों के नाम लेने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ जाके जब उनका शुगर लेवल चेक किया गया, शी वॉजंट अ शुगर पेशेंट, शी वॉजंट डायबिटिक, मगर वो 800 प्लस था। कोविड और जो स्टीरॉइड्स का इनटेक था और ड्रिप्स थी, शायद उसकी वजह से वो इतना ट्रिगर कर गया था। और जैसे दिनों में, जैसे मुझे लगता है कि अभी मैं उनको देख रही थी और शी वॉज जस्ट 61, हंसती खेलती, बातें करती, प्लान करती। और ये जो लाहौर का एक ख़ास मूड है, वो उनका मूड था कि अच्छा ये हो रहा है, चलो जाके देखते हैं। ठीक है, जो लाहौर में रहने वाले हैं वो सब इस बात से बड़ा रिलेट करेंगे। अच्छा ये हो रहा है, जाके देखते हैं, ये करते हैं, ऐसे प्लान करते हैं। इवन मेरी जो मैटरनिटी लीव जब खत्म हो रही थी, इट वाज द लास्ट वीकेंड, एंड शी इंस्टेंटली मेड अ प्लान कि भाई हम सैर करने जाते हैं। और मैंने कहा इतने छोटे बच्चे को लेके पेट्रियाटा और ये सब, तो नहीं मैं तो उसको लेके जाऊंगी। तो शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसे लाइवली, फ्रेश, हैप्पी पर्सन। और उनको लूज करना तो क्या, वो क़यामत से पहले क़यामत का मामला था कि सब कुछ ही बदल गया। और लम्हों में जिंदगी जो है कुछ से कुछ बन गई। क्या एक वक्त होता है जब माँ बाप अपने हाथों से बेटी को खुद रुखसत करते हैं, और मेरे ख्याल में जो बेटी के ऊपर सबसे भारी लम्हा वो होता है जब उसने अपनी माँ को खुद रुखसत करना होता है। बड़ा जालिम लम्हा होता है, बहुत जालिम लम्हा होता है। और चूंकि मुझे खुद कोविड हुआ था ना, तो भाइयों के साथ साथ मैं उनके पास अस्पताल भी जा रही थी। बड़ी बहन को नहीं हुआ था, उसकी पूरी फैमिली सेफ थी, तो हम नहीं चाहते थे कि वो, जाहिर है कि उसको उस तक भी पहुंचे या उसकी फैमिली तक पहुंचे। छोटी बहन की प्रेगनेंसी चल रही थी, उसके लिए तो और एहतियात की ज़रूरत थी। तो आई वॉज राइट देयर, और उनको जब उस तरह देखना वेंटिलेटर पे, और वो सब चीज़ें बड़ी खौफनाक थी। और काफ़ी हिम्मत करनी पड़ी उस वक्त। हिम्मत इंसान कर लेता है, बाद में ढह जाता है। ऐसे ही होता है कि उस वक्त में चीज़ों को देखना, हुस्न से लेकर बाकी सब मामला बड़ा मुश्किल था। मगर ये ज़रूर था कि अब ये करना है, ये सब खुद करना है। बेटी होने की हैसियत में इसमें हमारा ही हिस्सा होना चाहिए। वो दर्द कितनी देर ठहरा रहा? जी, दर्द कितनी देर ठहरा रहा? दर्द तो नहीं जाएगा। दर्द से तो, दर्द तो क्या कहते हैं कि उसकी जिंदगी तो बहुत तवील होती है। दर्द तो आपकी जिंदगी के साथ है। वो जो शार्पनेस होती है ना, वो ब्लंट हो जाती है। वो जो जैसा जख्म के एजेस जो हैं, मैंने कहीं पे ये बात पढ़ी थी, मुझे बड़ी रेलेवेंट लगी, इसलिए कोट कर रही हूँ कि वो जो एजेस हैं वो जरा ब्लंट हो जाती हैं, बट इट स्टेज, वो होता वहीं पर है। और किसी वक्त ख्याल आ जाए तो उस ख्याल में से खुद को निकालना पड़ता है, वरना लगता है कि अभी क्या कर जाए, कैसे गुजरे, ये कैसे हुआ, उस लम्हे को रोक लें। वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने वो वाइटल चेक नहीं किए, उनको गिरबान से पकड़ ले, वो क्या कर सकते थे, ऐसे क्यों नहीं सोचा, खुद क्यों नहीं सोचा। सोच तो सकते थे ना कि ये भी चेक होना चाहिए, ये भी नहीं, तो फिर सवाल रह जाते हैं। मगर वो जो नुकसान है वो तो हो गया ना, वो तो अब साथ ही है, वो तो दर्द रहना है, सबके साथ रहना है। और अपनी औलाद के लिए अपने आप को संभालना। ओ, ये जो बात आपने की है ना, यही था कि मैं यही कहती थी कि अगर जोयान को मैं ना देख रही होती तो इससे गुजरना बहुत मुश्किल था। तो अब
अपने बच्चे को देखते हैं तो फिर ही आप चीजों को भूल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो सहारा होता ही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, सहारे के बगैर नहीं। और ये तो सबसे बड़ा सहारा था, इतना बड़ा सहारा था कि मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए उस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिपार्टमेंट को हेड कर रही थी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और मैं चंद दिनों में ऐसा मुमकिन था कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हो जाती, मगर मैं उसको डे केयर में नहीं भेजना चाहती थी जो। सो मैं पब्लिक सेक्टर में चली गई कि वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसको 24 घंटे अपने पास रखना चाहती थी। ठीक है ना। अब ये भी नहीं हो सकता कि मैंने एक 15-20 साल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन 15 साल से ज्यादा वक्त एक करियर को बिल्ड किया है, और मैंने पीएचडी की है, मैंने काम भी करना है, और वो भी जरूरी है, ये बाय चॉइस मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन उसमें ये भी नहीं हो सकता कि अपने बच्चे को मैं वक्त ना दूं। और मेरा ख्याल है बच्चे को वक्त देने से ज्यादा मुझे जरूरत थी कि वो मेरे पास रहे। मेरी इमोशनल सपोर्ट वो था और है। हाँ, और आपको लगता है कि जिस वक्त हमारे माँ बाप जिंदा होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। yes. और जब आप खुद उसी एक ओहदे पर फायज होते हैं तो आपको जो रियलाइजेशन या रियलिटी चेक मिलता है वो बड़ा एक डिफरेंट होता है। और उस वक्त आपको किस वक्त लगा कि अच्छा ये रियलिटी चेक है? हाँ, वैसे पिन पॉइंट करना मुश्किल है, मुझे लगता है ये झटके लगते रहते हैं हमें इसका पता चलता रहता है कि जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो पता चलता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रात का जागना, दूध पिलाना, पैम्पर्स, ये वो, तो एक एक दिन में एक कमिटमेंट है और एक आपका इमोशनल बॉन्ड है, और वो मुसलसल आप उसको निभाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अहम इस सेंस में भी है कि मदरहुड जो है उस इन इट सेल्फ उसको हम यहाँ पे बिठाते जरूर है। ठीक है, एक इमोशनल लेवल पे एक तकद्दुस का दर्जा देके ऐसा होता है, मगर जो रियल कमिटमेंट ऑफ अ मदर है ना, उसको एक्नॉलेज कोई नहीं कर रहा। हम उसको सेल्फ सेक्रीफाइस करने पे शाबाश जरूर देते हैं, और मैं ख्याल में तमगे देते हैं सारी जिंदगी। ठीक है, लेकिन जो इन रियल हम कुछ कर सकते हैं वो हम नहीं करते। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, किसी भी कोर्स में कोई बहाना मिल जाए, बन जाए, वैसे भी बात हो जाती है कि जैसा जेंडर एंड हेल्थ का कोर्स में पढ़ाती हूँ, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स आपको सब पता है, हमारे यहाँ औरतें बच्चे पैदा करते हुए मर जाती हैं। साउथ एशिया में हम बहुत एक हायर रेटिंग वाले नंबर्स में ही मौजूद हैं। और इसके अलावा भी सन प्रेफरेंस में देखे ना कि वारिस आ जाए जी, उस चक्कर में, और सारा कुछ है। मैं पूछती हूँ कि आखिरी दफा कभी पूछा था आपकी मदर्स 40s में आ रही होंगी या इस तरह एज में होंगी कि वो कैसी हैं, कोई उनको अब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, सारा दिन इस चक्कर में घूमते घूमते उनके घुटने तो नहीं रह गए, तो क्या कभी ख्याल आया? और जाहिर है मैं इतराफ करती हूँ कि मैं ये सवाल अब कर रही हूँ। ये होता है कि जब आपको रियलाइजेशन होती है चीजों की, उस वक्त तक वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका होता है। आपने जाहिर है अपनी वालदा के जाने से पहले भी बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन मैं वो सुनना चाहूंगी जो वालदा के जाने के बाद लिखा आपने। हाँ, उनके लिए मैंने एक नज्म लिखी। मेरी नानी जब गई थी मैंने उनके लिए भी एक नज्म लिखी, क्योंकि नानी और मैंने एक बड़ा वक्त एक कमरे में गुजारा, 30 बरस। वाह। तो वालदा के लिए जो नज्म लिखी है, इसमें भी आपको नानी की खुशबू भी आएगी। इसका नाम है एक और अधूरी नज्म। अरे वाह। मैंने नज्म लिखनी शुरू की, माँ ने रोटी बेलनी शुरू कर दी। मेरी नज्म की सतरों में पटड़े बेलन की आवाज सकते पैदा करने लगी। मैं कमरे का दरवाजा भीड़ने लगी। मेरी माँ ने मेरी नानी की तरफ देखा, और इससे पहले कि मैं दरवाजा पूरा बंद करती उसने कहा, उम्र भर कितने दरवाजे बंद करोगी? मैंने नज्म को दोनों मुट्ठियों में भींच कर फैला दिया। ताजा रोटी की महक फिजा में फैल गई, और नज्म के हुरूफ खुशके के साथ उड़ गए। मैंने नज्म लिखनी शुरू की, माँ ने सहन में पानी छिड़कना शुरू कर दिया। मेरी नज्म की हर सत्र लफ्ज दर लफ्ज भुड़ने लगी। मैंने आधा वर्क फाड़ दिया। मेरी माँ ने मेरी नानी की तरफ देखा,
और इससे पहले कि मैं वो सफ़ा कूड़ेदान में फेंक दी, उसने कहा, कागज के टुकड़े करने से लिखा हुआ कब मिटता है। वाह। मैंने कागज की नाव बनाई और सहन में बहते पानी में उतार दी। वाह। गीली मिट्टी लफ्जों के हलक में चुभने लगी और नज्म पानी के साथ बहती हुई दहलीज पार कर गई। क्या बात। मैंने नज्म लिखनी शुरू की। माँ ने सुई में धागा डाला और सफेद कपड़े पर रंगीन कढ़ाई करने लगी। क्या बात। मेरी नज्म की सतरें उधड़ने लगी। मैंने हरफों का सिरा पकड़कर खींचा। मेरी माँ ने मेरी नानी की तरफ देखा और इससे पहले कि मैं पूरा बखिया उधेड़ती, उसने कहा, उधेड़ना आसान है मगर दोबारा सीना बहुत मुश्किल है। मैंने धागे को खींचकर गिरा लगाई। मेज पोशों, तकियों के गिलाफों और टिकोजियों पर रंगारंग बेल बूटे उगाए। नज्म सुई के नाके से टांका टांका गुजरती हुई टुकड़ों में बट गई। क्या बात। मैंने नज्म लिखनी शुरू की। माँ ने पुरानी टीन के बक्सों से निकले नानी के कपड़े अपने दिल में संभालना शुरू कर दिए। मेरी नज्म की लाइनें बोसीदा महक और पीले अखबारी कागजों की तहों में दब गईं। मैंने फिनाइल की गोलियों के रेजे नज्म की तह से इकट्ठे किए। मेरी माँ ने मेरी नानी के कुरेशिया की बेलों से सजे दुपट्टों और जापानी सूटों को आखिरी बार देखा, इससे पहले कि मैं फिनाइल का बुरादा नज्म की याददाश्त से झाड़ती। उसने कहा, चीजें बनाना मुश्किल काम है और इन्हें संभालने का कोई फायदा नहीं। फिर पूरे घर में से जंग आलूद ताले, बोस्की के सूट, मोतिया और प्रोफेसी की महक, सफेद दुपट्टे और अंग्रेज के दौर के बर्तन स्टोर की परछत्तियों पर गुम होकर माँ के दिल में छुप गए। नज्म नई और पुरानी तस्वीरों और एम्बुलेंस के अंदर और बाहर के मंजर में मुनकसिम हो गई। आखिरी कैंटो है कि मैंने नज्म लिखनी शुरू की। इस बार माँ ने कुछ कहा न किया। वो चुपचाप नानी के साथ नज्म की एम्बुलेंस में बैठ गई। लफ्ज सायरन की आवाज में गुम होने लगे। मैंने कुछ लफ्ज जल्दी से स्ट्रेचर पे पड़ी, उखड़ती सांसों पर फूंके। पुराने बक्सों में सेंध कर रखे नानी और माँ के हियोलों को गटमट होते देखा। सायरन की गूंज में हर आवाज और आंखों के पानी में हर अक्स गुम हो गया। मैंने लफ्जों को पहली बार मुकम्मल सन्नाटे में बेहिस्सो हरकत बैठकर बुना, एक और अधूरी नज्म लिखने के लिए। इसमें इतना कुछ था और शायद आजकल की जो जनरेशन है वो इसको रिलेट ना कर पाए, लेकिन हम जो लोग हैं या हमसे पहले वाले, वो फिनाइल की वो गोलियां और ये प्रोफेसी बड़े मतलब ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता था कि जब खास तौर पे आप किसी और से बात करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है अच्छा बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। हाँ जी, अम्मी के ड्रेसिंग टेबल के दराज को खोल के प्रोफेसी नजर आना। एग्जैक्टली। और बोस्की के सूट तो जी ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, जापानी सूट और बोस्की के सूट तो वो मतलब आप कह लें कि क्रेज होता था ना उस वक्त, और वो समझा जाता था कि जिसने ये पहना हुआ है ना ये बेहतरीन लिबास है। और जो इसी तरह गुलाब सिए जाते थे और कढ़ाइयाँ की जाती थी। एग्जैक्टली। और वो डिजाइन आपको तकरीबन हर तीसरे चौथे घर में नजर आते थे एक जैसे। क्या आपने खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत यादें, मतलब वो सब कुछ ऐसे लगता है कि वो ना आपने इतने अच्छे तरीके से उसको लिखा हुआ है कि वो ऐसे लग रहा था कि एक कहानी है जो आंखों के सामने चल रही है पूरी। देखिए इसमें क्रिएटिव लड़की का एहसास भी है ना, और उसकी माँ और नानी का वो फियर भी है कि नज्म या गजल लिखना और असल जिंदगी, वो सब चीजें भी तो आप मुसलसल फेस करते हैं, बीइंग अ वुमन एंड अ गर्ल ओनली, जो कि मर्द के हिस्से में नहीं आती। इसमें एक और बात भी है कि जब नानी का इंतकाल हुआ था ना, तो उनके साथ एम्बुलेंस में मैं बैठी थी, और जब वालिदा इंतकाल पे नहीं, मतलब जब वो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, मैं एम्बुलेंस का वो सफ़र मुझे कभी नहीं भूलता। उस सफ़र पे मैंने एक नज़्म लिखी थी। और जो वालिदा जब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जब उन्हें लेके गए, तो एकदम से सब गाड़ियों में बैठे, तो इत्तेफाक से मैंने
अपने आप को फिर एम्बुलेंस में पाया अपनी वालदा के साथ। तो ये 2 दफा का जो सफर था, ये अपने अंदर एक बहुत अजीब एक कैफियत है कि वो जो सफर हमें तवील लगता है, हालांकि हमें पता है कि एम्बुलेंस जब जा रही होती है सब उसको रास्ता दे रहे होते हैं, मगर वो जो वक्त नहीं गुजरता एम्बुलेंस के अंदर, वो अपने अंदर एक बड़ी खौफनाक रियलिटी है। और आप जाहिर है जब ख्याल आता है तो आप उसको फिर उसमें से गुजरते हैं। और कितने अरसे तक वो एम्बुलेंस की आवाज, क्योंकि जाहिर अक्सर आपको सुनने को मिलती है, तो वो हॉन्ट करती है आपको, हॉन्ट करती है। और अभी तक भी जब आवाज आती है तो वही दो मंजर जो है वो, और बड़ी बुरी तरह एक दफा दिल धड़क जाता है कि चूंकि उनको हेमरेज हुआ था नानी को, तो वो बार बार कहती थी मेरे सर को ऊपर कर दो, ऊंचा कर दो। अब वो मुझे आवाज ही आती रहती है और याद आता रहता है, मगर फिर वही बात है ना, ये तो फॉर लाइफ है। आप चलते फिरते हैं, दिन गुजार रहे होते हैं, जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर वो जो अंदर चक्कर चल रहा होता है ना, और किस किस वक्त में आपको क्या याद आ रहा है और आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता चल सकता। आपने अपनी नानी के लिए भी कुछ लिखा है? हाँ, ये जो एम्बुलेंस के सफर के कॉन्टेक्स्ट में जो नज्म है ये मैं पेश करती हूँ। इसका उन्वान है जी एम्बुलेंस के अंदर से। सदियों जैसे पल कानों में सरसर करता है वक्त का माया जन, गूंजे हर आवाज एक चिंगार तवाफ करे और खोले सारे राज। पीछे रह गया घर, बैठी हूं मैं सांसें रोके, गोद में तेरा सर। रस्ते हटते जाएं, पहिए चीखें गरम सड़क पर, सिग्नल खूते जाएं। कितनी दूर नगर, 100 बार एक पल में सोचूं, कितना और सफर। अंदर सब गुमसुम, खिड़की से बाहर की दुनिया अपनी धुन को। लफ्ज नहीं बन पाए, हाथों पैरों में बेचैनी, सांसें उखड़ी जाए। खामोशी थर्राए, मेरे सर को ऊंचा कर दो, एक सरगोशी आए। बातों से बहलाऊं, माथे को सहलाऊं, लेकिन कुछ भी करना। बातों से बहलाऊं, माथे को सहलाऊं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाऊं। कैसे कहूं ये बात, एक शरेआन से निकला खून और जीस को हो गई मात। मंजर यूं फिसले, घड़ी में वक्त ने करवट बदली, हिंद से बह निकले, कुछ भी हाथ न आए। जितने भी मैं जतन करूं अब हाथों को फैलाए, संगत खत्म हुई, सारी बातों की एक बात है, मोहलत खत्म। वाह, मैं सिर्फ उस वक्त को सोच रही हूँ कि जब आपके पास ये दोनों माएँ मौजूद होंगी, और फिर एक वक्त जब ऐसा, जब दोनों में से कोई नहीं होगा, तो वो बेआसरा वाली फीलिंग बड़ी जालिम होगी। मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि फैक्चुअली तो मैंने 3 माओं को खोया। मेरी बर्थ मदर का इंतकाल मेरी पैदाइश पे हुआ था, और ये उनकी छोटी बहन जो फिर मेरी माँ रही सारी जिंदगी। मैं तो इन्हीं को माँ जानती हूँ, जाहिर, क्योंकि पहले दिन से ही मैं तो इन्हीं के पास थी। तो मेरी बड़ी बहन उस वक्त 3 बरस की थी, और उसके बाद हमारे माशाल्लाह 3 और बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन, 5 बहन भाई हैं। फिर नानी जो अपनी बेटी को याद करके रोती थी, अच्छा, उनके साथ मैंने पहले आपकी यानी कि वालिदा का इंतकाल और फिर उनका बाद में हुआ। मतलब मेरी नानी को अपनी जो बड़ी बेटी, अच्छा, आपकी जो मेरी बर्थ मदर है, तो मेरी नाना नानी की 2 ही बेटियां थी। सही, एक मेरी बर्थ मदर थी और एक मेरी ये मदर थी, जो जिन्होंने परवरिश की और जिनके साथ जिंदगी गुजरी असल में। तो वो 2 ही इनकी बेटियां थी। तो बड़ी बेटी को याद करके वो जो रोती थी या उसका उनका जिक्र करती रहती थी, और कई दफा तहज्जुद से लेके फजर तक कुछ खुद से बातें, कुछ खुद कलामी, कुछ इस तरह। तो वो भी मुझे लगता है कि उनका जो सारा हिज्र था ना, और वो जो उनकी कैफियत थी,
मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज किया, क्योंकि मैं नानी के साथ, मैं और मेरी बड़ी बहन शुरू से रहे हैं एक कमरे में, क्योंकि हम सब एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। तो ज़ाहिर है नानी के इंतकाल तक वो मेरे साथ ही रही हैं, हम सब इकट्ठे ही रहे। तो वो भी अपने अंदर एक पूरी कैफियत थी और एक मामला था कि वो अपनी बच्ची को याद देखे ना, बड़ा चैलेंज है ना कि आपकी एक ग्रोन अप जवान बेटी ऐसे चली जाए। और मदरहुड का मैं पहले ही नहीं कह रही थी कि अंडररेटेड है माँ इस तरह से। ये जो मैटरनिटी की डेथ रोड है, इसमें तो कहीं पे भी कोई बैरियर, कोई भी झटका, कोई भी चीज, इवन इफ एवरीथिंग इज फाइन, एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो बिल्कुल वो फिर अपने अंदर एक रियलिटी है, एक ट्रेजेडी है, जिसको समझना इन इटसेल्फ भी बहुत जरूरी है। वालदा की कौन सी सिखाई हुई बात है जो आपको लगता है कि अच्छा इसने आपको जिंदगी में बहुत साथ दिया? देखिए बहुत सारी बातें हैं, मतलब एक तो रूटीन के मामला तो अपनी जगह है, और बाहिम्मत भी बहुत थी वो, और वो बड़ी अच्छी मैनेजर थी, चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, रिश्तों को मैनेज करना। मुझे लगता है कि ये एक सबक जो है वो उनसे मैंने ज़रूर उसको मैंने ग्रेस्प किया, क्योंकि नाना नानी, दादा दादी, हम लोग, फिर हमारे समूलाज़मीन एक घर, 5 बच्चे, तो वो सबको कैसे लेके चलती थी, और चारों ग्रैंड पेरेंट्स के अपने अपने रिश्तेदार और उनकी शादियाँ, और वो सब निभाना करना, तो वो बड़ा उनके उसमें था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो बातें कुछ दुआया अंदाज में माएँ कहती हैं ना, चाहे डांट के कहीं, वो पूरी हो जाती है। तो मेरी बड़ी बहन को बड़ा अच्छी तरह याद था, उसने कहा कि वो कहती थी, हम कहानियां पढ़े होते थे बैठे कि उठ जाओ, अब क्या पीएचडी के मकाले लिख रहे हो बैठ के। और हुआ ये कि मैंने और आपा, हम दोनों ने पीएचडी कर ली। अरे वाह! सब बहन भाइयों में। तो मैं कहती थी क्या पीएचडी के मकाले लिख रही हो, तो हम दोनों ने लिख लिए मकाले और पीएचडी के। यानी कि जो ताना था वो उससे एक डायरेक्शन दे दी। दुआ थी। हाँ वही आप पेरेंट्स की जो वही बात है कि आपको बहुत सारी चीजें उस वक्त ना समझ में आती हैं और ना आपको वो एक ये होता है कि हमें शायद उस वक्त ये लग रहा होता है कि अच्छा इनको नहीं पता, हाँ जी, और हमें बहुत कुछ पता है, हम शायद बहुत ज्यादा समझने लग गए। लेकिन फिर आपको जब जिंदगी के सफर में खुद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि नहीं, जो उन्हें पता था वो हाँ आपको ना पता है ना पता हो सकता है। हाँ, और हमने अपनी माओ की तरह ही अपने बच्चों को सब कुछ कहना है, ट्रीट करना है। वैसे तो ये अब जनरेशन अल्फा है, तो इनकी तो अभी तो जी पे बातें हो रही है, अभी तो अल्फा पे बातें ही नहीं शुरू हुई। बस देखिए क्या बनता है हमारे साथ। मगर ये बड़ा खूबसूरत है, बच्चों के साथ आप एक एक दिन जैसे गुजारते हैं बीइंग अ मदर, ये अपने अंदर बड़ी खूबसूरत। मुझे याद है जब अम्मी ने कोई बात करनी और हमने कहना नहीं अम्मी ऐसे नहीं ऐसे, तो अम्मी ने हंस के कहना कोई बात नहीं बेटे ये वक्त तुम पे भी आएगा। और हमें ये लगता था कि अच्छा जी डॉक्टर हैं कहाँ से आएगा। तो मुझे अभी तकरीबन 1 साल पहले मेरा बेटा किसी बात के ऊपर कहता है कि मामा आपको नहीं पता। अच्छा ये वक्त आ गया, इतनी जल्दी आ गई। मैं तो नहीं सोच रही थी इतनी जल्दी आएगा। और मतलब आपको होता है ना अच्छा डॉक्टर बन के भाई अब इससे आगे क्या पढ़ाई होगी। लेकिन मैं रियलाइज करती हूँ कि वाकई जो बातें इस उम्र में उनको पता है मुझे नहीं पता, मैं शायद उस तरह से और आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ जो एक वक्त के साथ आप कह लें कि उनकी रफ्तार है वो हमारी नहीं हो सकती, लेकिन वो फिर एक आपको थोड़ा सा बूढ़ा होने का एहसास भी दिलाती है कि शायद आप आउटडेटेड होते जा रहे हैं और वो सब। तो ये तो देखिए अब ये 5.5 साल का है और ये ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के लाके बताता है और बड़ी अथॉरिटी से बताता है। कभी मैं रीचेक करूं तो वो ठीक बता रहा होता है, क्योंकि अब ये जिस वक्त में इन्होंने आंख खोली है, हमने तो देखा नानी हमारी ज़ेबुन्निसा ख़वातीन तहज्जुद वगैरह पढ़ी एग्जैक्टली, और अम्मी को कामों से उसका फुर्सत नहीं होती थी कि पढ़ती पर भी पढ़ना लिखना तो यही चीजें देखनी है। और घर में वैसे हमारी खैर बहुत बड़ी 12-15 हजार किताबें की एक लाइब्रेरी थी। मेरे नाना भी लिखते थे, बड़े राइटर थे, इकबाल स्कॉलर थे, प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर, तो उनकी वो लाइब्रेरी और मेरे अब्बू की भी किताबें उसमें, तो वो एक पूरा पढ़ने लिखने का माहौल तो था। लेकिन जो आप की नानी पढ़ी है, अच्छा नानी को पंजाबी शायरी और कलाम बहुत याद था। अच्छा। और उनके पास हीर भी थी और वो पढ़ती भी थी और उस तरह।
तो मुझे लगता है कि वो जो रिदम का एक सेंस है वो मैंने उनसे भी लिया, वालिद से तो खैर लिया ही वो, लेकिन ये कि उनसे भी लिया है। तो ये सब चीजें, तो हमारा तो बिल्कुल और तरह का था, डायल वाले फोन, हाँ कॉल एग्जैक्टली। बुक हो रही है, सारा कुछ हो रहा है हमारे बिल्कुल बचपन में। तो ये बच्चे तो, इनके तो वर्चुअल स्पेस के बच्चे हैं, साइबर रियलिटी को समझते एग्जैक्टली हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का बिल्कुल। इसने पिछले दिनों लफ्ज ही बोला तो मैं ठिठक गई। मैंने कहा कि ये तो अब आगे की बातें आ रही है एग्जैक्टली कि, और अजीब अजीब सवाल करता है कि व्हाट इफ ऑल द वुमेन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। अरे मैंने कहा यानी कि वो गायब करने feminist से के सामने उसका बेटा वो ट्रेनिंग कर रही है कि कलर्स के अंदर का कोई जेंडर नहीं होता, ब्लूप्रिंट की बातें ना करो। उसने कहा सब गायब कर दो। women डिसअपीयर हो जाए। तो उसने कहा ओहो सॉरी दैट वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन भी बात तो छोड़ दी उसने। बात तो छोड़ दी। आपको कुछ याद है सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती हर थी? बात पे हर वक्त डांटना तो माओ का बड़ा जरूरी है, उस जमाने में तो बहुत ही जरूरी था। हाँ, हाँ। नानी भी डांटती थी, अम्मी भी डांटती थी, ना पढ़ने पे तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। और वो और जो अभी डिप्रेशन आजकल के बच्चों को होता है वो कभी माँ बाप ने होने नहीं दिया था? उसका नहीं, कुछ तसव्वुर never, था? तसव्वुर ही कोई नहीं था। आप ये देखें कि अम्मी बड़ा हंस हंस के बताती थी सबको कि एक दफा अफशी, बड़ी बहन जो है, अफशी ने कहा से, मैंने पूछा अमरीन किधर है, तो उसने कहा कि वो पढ़ रही है। तो मैंने कहा पढ़ रही है, खैर है, उसका कल पेपर है, पढ़ रही है। तो डेट शीटें भी छुपा देती थी, कहता हंस हंस के वो बताती थी कि अगले दिन पेपर था, इसने पहले बताया ही नहीं कि पेपर्स आ रहे हैं, और उसके बाद एंड टाइम पे पता नहीं कहीं से ख्याल आया और पढ़ने लग गई। तो मेरे लिए तो डांट हर चीज में तैयार थी। काम करने का भी शौक नहीं था, पढ़ने का भी शौक नहीं था। ठीक है पीएचडी कर गई हूँ। मगर मुझे एक वक्त था ना, उसमें ये था कि एक तो शायर हूँ और वो शुरू से ही थी। फिर ये कि मज़ामीन भी मुश्किल पढ़े, इंटरेस्ट बहुत था, लिटरेचर भी पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, फिलोसफी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, पीएचडी जेंडर स्टडीज में की, वो सब चीजें अपनी पूरी रखी। मगर जो जब दिल ने किया ना, तब मैंने काम नहीं किया। ये थोड़ा सा मर्जी का बहुत मामला था। तो वो कहती थी कि ऐसे नहीं होता, मर्जी वगैरह इस तरह नहीं होती। तो नानी भी यही कहती थी, लेकिन मैं तो डिफाई करती थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही है बस। कभी आपको लगता है कि जो चीजें आप उस वक्त नहीं करती थी और आपको लगता था कि आपको नहीं आती, खास तौर पे बच्चियां जब उस वक्त पढ़ रही होती हैं तो उस वक्त उनको वो कुकिंग और वो सारी घर गृहस्थी उस तरह वो नहीं कर रही होती, लेकिन वो देख जरूर रही होती हैं? नहीं, ये काम किया भी था। हाँ। हमारी जब समर ब्रेक होती थी ना, तो मैं और आपा चूंकि बड़े थे, हम नाश्ते भी बना लेते थे। बेशक हमारे घर में फुल टाइम हमारे बाबा जी हमारे किचन को हैंडल करने वाले मौजूद थे, 30 बरस हमारी फैमिली के साथ ही हो गए, हमारी पैदाइश से पहले, यानी वो अब्बू के साथ अटैच थे। लेकिन ये कि अम्मी को ये था जरूर कि नहीं, अब दोपहर का ये काम तुम करो, रात का तुम करो, इस तरह ना। तो वो ट्रेनिंग वेनिंग सब चल रही थी, तो चीजें सारी आती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं आता। बल्कि मैं शादी, चूंकि मैं पढ़ भी रही थी और इतनी पीएचडी में चली गई और ये सारी चीजें, फिर पढ़ाती भी रही शुरू से। तो पहली जॉब मेरी लाहौर कॉलेज में लेक्चरशिप की थी, तो वो भी करती रही मैं। तो जब मेरी शादी के बाद अपने फैमिली की एक दावत की, इस्लामाबाद में गई थी शादी के, तो वहां पर उन्होंने कहा कि अच्छा ये तुमने सब कुछ बनाया है। दे वर एक्चुअली अमेज्ड कि हम तो समझते थे अमरीन तो कुछ भी नहीं करती होगी। तो वो जो माएँ अननोइंगली हमें सिखा देती हैं, कुछ कुछ हमसे करवा लेती हैं, ये तब तो बहुत होता था। हाँ। और हम कर भी लेते थे, और दिल नहीं भी चाहता था तो बहुत सी चीजें आ भी जाती थी उनको देखते देखते। हाँ ये जरूर मैं मिस करती हूँ कि वो फोन उठाया और अम्मी से कहा मैं फला चीज बना रही हूँ, मुझे बता दें अब इस स्टेप में क्या करना है, या इस तरह। तो हालांकि अब आती है सारी चीजें, बट आई रियली मिस दैट कि कितनी आसानी थी कि दिन में 10-12 दफा फोन पे बात हो जाती थी। वो आई रियली मिस दैट। सिर्फ ये नहीं कि पूछने के लिए, तो छोटी छोटी बात करने के लिए। तो जो यहाँ की तस्वीर भेजो, वीडियो दिखाओ, तुम यूनिवर्सिटी चली गई थी, क्यों नहीं गई, तुम घर क्यों बैठी हो, मेरे पास इसको छोड़ना था। वो जो बच्चे के साथ भी उनके 7-8 महीने गुजरे, तो वो सब याद आती हैं चीजें। अमरीन जी, कोई बात जो आपको लगता है कि अनकही रह गई, आप कह नहीं पाई, शायद आपको मोहलत मिलती या वक्त का अंदाजा होता तो आप उनको कह देती? वैसे जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने एक दफा उनसे थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट की थी, तो इट वाज वेरी पर्सनल, उस पे तो मैं बात तो नहीं करूंगी। मगर ये है कि मुझे वो रिग्रेट नहीं रह गया कि मैंने वो बातें नहीं की, लेकिन बातें तो रह ही जाती। फॉर एग्जाम्पल जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ, उससे कुछ दिन पहले
चंद दिन पहले ही उन्होंने मुझे कहा कि जिंदगी का कोई पता नहीं होता, तो मैंने तुम्हें कोई चीज देनी है। मैंने कहा क्या, आप कैसी बातें कर रही हैं? कई तो मेरे ज़हन में ख़्याल आता है कि पता नहीं उन्होंने मुझसे मुझे क्या देना था, क्या बताना था? कोई बात थी, कोई चीज़ थी, कोई यादगार थी, क्या था? तो वो कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना इस तरह की। तो यू आर राइट कि अब मैं इस वक़्त तो नहीं सोच सकती, लेकिन मुझे याद आएँगी, किसी न किसी वक़्त आती रहती हैं बातें याद कि अम्मी होती तो शायद मैं ये कहती, वो करती। होता रहता है, ये ज़हन में आता रहता है। आज आपने मुलाकात की एक और माँ से और हमने सुना उनसे उनकी माँ के बारे में। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे और मुलाकात करेंगे और माँओं के साथ। सिलसिले का नाम है गल सुन नी माए मेरिए।